नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। संस्मरण के इस सीरीज़ में आज हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर लेकर के आए हैं। जो भी वो मुद्दे इम्पोर्टेंट है महीने भर के, पिछले महीने जुलाई के जितने भी मुद्दे रहे हैं, जिसमें से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं और कहीं पे जो डाटा इम्पॉर्टेंट रूप से मेंस में काम आ सकता है, वो हमने कोशिश किया है इस वीडियो में उसको कवर करने की। तो एक एक करके सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट और जो न्यूज़ है वो कवर कर लेते हैं। ठीक, चलिए आज का जो पहला न्यूज़ है वो एक पक्षी के बारे में है जिसका नाम है ब्लू ईयर्ड किंगफिशर। ब्लू ईयर्ड किंगफिशर के नाम से एक पक्षी हाल ही में इंद्रावती टाइगर रिजर्व में इसको देखने को मिला है। ये खास तौर पर बस्तर में नहीं पाए जाते। ये जो पक्षी है वो बेसिकली पाए जाते हैं कहाँ पर, म्यांमार से लेकर के वेस्टर्न घाट वाले इलाके में। ठीक है, तो यहाँ पे उसका देखा जाना थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको कवर किया गया है ना। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि ये पक्षी या जो जानवर है वो कहाँ पे देखे गए, जो यहाँ पर एक्चुअल में नहीं पाए जाते, जिनका रहवास या जिनका हैबिटेट यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो उनके बारे में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे देखा गया है, ब्लू ईयर्ड किंगफिशर इंद्रावती टाइगर रिजर्व बस्तर में। ठीक है, ये न्यूज़ भी आप चाहे तो देख सकते हैं, हालांकि इसमें शायद समझ ना आए आपको क्योंकि फॉन्ट छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट, वैसे ही हाल ही में एक ब्लैक पैंथर काले रंग का चीता देखा गया है कहाँ पर, अचान कमार टाइगर रिजर्व में। ठीक है, ये जो अचान कमार टाइगर रिजर्व में जो ये आपने सीरियल्स में देखा होगा या कार्टून में देखा होगा, एक बघीरा के नाम से कैरेक्टर होता था मोगली में, जो काले कलर का एक काले रंग का एक पैंथर है ना। बेसिकली ये सामान्य पैंथर ही होता है, कुछ अलग प्रजाति नहीं है, बस ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल डिफेक्ट है कह सकते हो आप, कि इसका जो रंग है वो है ना वो नहीं बन पाता जो नॉर्मली चीतों का होता है इस प्रकार के। तो ये चित्र अभी काफ़ी न्यूज़पेपर में बहुत हाईलाइट था और फेमस हुआ था, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ब्लू पैंथर कहाँ पे देखा गया था, ब्लैक पैंथर कहाँ पे देखा गया था, अचान कमार टाइगर रिजर्व में। ठीक है, इसको एक प्रकार का मेलेनिस्टिक लेपर्ड भी कहा जाता है, मतलब जिसका रंग एक प्रकार से है ना नहीं उसको प्रकृति से मिल पाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक जलप्रपात के बारे में है जो हाल ही में न्यूज़पेपर में आया था, हजारा जलप्रपात या हाजरा जलप्रपात, जो कि राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भारी मात्रा में सैलानी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और काफ़ी मात्रा में लोग ऐसे जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पर है ना प्राकृतिक रूप से बहुत ही हरा भरा सौंदर्य पूर्ण वहाँ का वातावरण है, तो उसे देखने के लिए जा रहे हैं लोग। जिसमें से एक जलप्रपात का नाम आया था हाजरा करके, जो कि डोंगरगढ़ या राजनांदगांव जिले में ये अवस्थित है, बॉर्डर एरिया में पड़ता है महाराष्ट्र वाले इलाके में। तो आप इसको अगर हो सके तो जाके देखिए, बड़ा सुंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मितान योजना, आपने ये नाम सुना होगा, पिछली सरकार की योजना थी। ठीक है, अब ये अभी वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसका नया नाम दिया गया है क्योंकि नई जो गवर्नमेंट आती है वो पिछले गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं या जो भी उसके नाम होते हैं उसको बदलने का या अपने नाम से चलाने का प्रयास करती है। तो उसी में जो मुख्यमंत्री मितान योजना थी, जिसके तहत फ़ोन के माध्यम से या मोबाइल या कॉल के माध्यम से आप अपने जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, और काफ़ी सारे जो प्रमाण पत्र गवर्नमेंट आपको देती है, निवास प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह, वो सारे आप ऑनलाइन माध्यम से या फिर फ़ोन के माध्यम से, ऑनलाइन तो नहीं, फ़ोन के माध्यम से आप उसे घर में बुला करके घर बैठे उसको प्राप्त करवा सकते हैं और बनवा सकते हैं। ठीक है, ये उसका उद्देश्य था और इसका नया नाम है मोर संगवारी योजना। ठीक है, मितान को क्या कर दिया है, संगवारी, तो मोर संगवारी योजना उसका नाम हो चुका है। ठीक है, तो इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि मितान योजना का नाम चेंज करके क्या हुआ है, तो मोर संगवारी योजना नाम चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सभी प्रकार के सरकारी दस्तावेजों को कॉल के माध्यम से आप बनवा सकते हैं घर बैठ करके, और इसका जो टोल नंबर होगा वो है 14545। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा इसको कवर कर सकते हैं, सारा इसमें डिटेल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला न्यूज़ जो है, छत्तीसगढ़ के नवीन राज्यपाल के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नए गवर्नर हैं हमारे। ठीक है, कहाँ गया, राज्यपाल रमेन डेका साहब
महामहिम राज्यपाल बनने वाले हैं, ठीक है। और वो किसका स्थान लेंगे? विश्वभूषण हरिचंदन, जो अभी करंट में थे, उनका स्थान लेंगे रामेन डेका, ठीक है। तो ये बड़ा नाम है और आगे आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट जो भी लगातार अभी आने वाला है पेपर या एग्जाम्स, उन सारे में इनसे क्वेश्चन पूछाने की संभावनाएं हैं। तो जैसे राज्यपाल चेंज हुआ है तो आपको उसके आसपास की जितने भी चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी पड़ेगी कि राज्यपाल का कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर प्रावधान है, उनके काम क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी ऐसा बड़ा इवेंट होता है, जैसे राष्ट्रपति चेंज हुआ है, जैसे राज्यपाल चेंज हुए हैं, उस हिसाब से फिर आपको उसको कवर करना चाहिए, है ना। ये एक तैयारी का एक अच्छा माध्यम है। आपको इससे इस बात को कवर करने में कोई दिक्कत नहीं होती कि यार इस समय पर जीएस से क्वेश्चन कहाँ आने वाला है। तो राज्यपाल चेंज हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको इनका नाम ना दे, ठीक, कि अभी कौन है, इनके पहले वाले का नाम पूछ ले कि किसके स्थान पर आए हैं, या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब तक के कितने राज्यपाल छत्तीसगढ़ के बनाए जा चुके हैं। तो जो रमेन डेका साहब है राज्यपाल, वो कितने नंबर के हैं? तो ध्यान रखिएगा 10वें नंबर के राज्यपाल है वो, 10th, ठीक है। शपथ किसने दिलवाया इनको? तो छत्तीसगढ़ जो हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस साहब रमेश सिन्हा द्वारा इनको शपथ दिलवाया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो असम से। असम के मंगदोई सीट से 2 बार की बीजेपी के क्या रह चुके हैं? सांसद रह चुके हैं, पहली बात। और दूसरी खास बात ये कि ये बीजेपी में असम में बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। तो बीजेपी के लिए बड़ा नाम रहा है असम में, इसलिए इनको ये मौका दिया गया है, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के रूप में इनको बुलाया गया है, ठीक है। और बाकी जितने भी अन्य राज्यपाल हैं आप उनकी डिटेल भी याद रखिएगा, ठीक। जैसे डीएन सहाय ये फर्स्ट थे, फिर केएम सेठ, ईएसएल नरसिम्हन, शेखर दत्त, राम नरेश यादव, बलराम दास जी टंडन, आनंदीबेन अनसुईया उइके और विश्वभूषण हरिचंदन के बाद 10वें नंबर पर रामेन सिंह डेका, ठीक। चलिए ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं। हाल ही में एक गांव का नाम फेमस हुआ था, खुड़िया, जो कि लोरमी में पड़ता है, खुड़िया ग्राम। ये क्यों फेमस था? तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमारे जो सांसद महोदय हैं, ठीक है, तोखन साहू जी, उनके पहल पर जो खुड़िया ग्राम है उसे एक 5G इंटेलिजेंट विलेज के रूप में डेवलप किया जाएगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है जिसके तहत वो बहुत सारे अलग अलग गांवों को डेवलप करने वाले हैं 5G को लेकर के, जहाँ पे डिजिटली उनको जोड़ा जाए और डिजिटल माध्यम से उनको, है ना, इम्प्रूवमेंट उनके लाइफ में लाया जाए। अभी फर्स्ट चरण में, पहले स्टेज में, इसमें भारत से 10 गांव को जोड़ा गया है, जिसमें से एक खुड़िया है जो कि लोरमी में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए जगह बन जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? तो ग्रामीणों को इंटरनेट से जोड़ना और उनके जीवन में बदलाव लाना। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत प्रथम चरण में 10 गांव शामिल है, जिसमें से एक गांव कौन सा है? खुड़िया ग्राम, ठीक, याद रखिएगा। और इसका प्रस्ताव दिया था हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी के द्वारा, ठीक है। तो ये गांव का नाम अभी हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम्स लगातार अभी आने वाले हैं 1-2 महीने में, सब में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनती है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, देश में सेकंड नंबर का, दूसरे नंबर का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा तिरंगा बनाया जाने का प्रावधान है। कहां पर? मैन पार्ट में, जिसकी ऊंचाई होगी 415 फीट के आसपास। तो पूरे भारत में सबसे ऊंचा जो तिरंगा है उसमें दूसरे स्थान पर कौन सा रहने वाला है आगे जाकर के? मैन पार्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदान, कोल माइंस, ये भी हाल ही में चर्चा में रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदानों में इन्हें क्रमशः दूसरा और चौथा स्थान पर रखा गया है। दूसरे नंबर पर है गेवरा और कुसमुंडा का स्थान है चौथा। यानी कि दुनिया के 10 सबसे बड़े कोयला माइंस में से दूसरा और चौथा, यानी कि टॉप 10 में से हमारे छत्तीसगढ़ से ही 2 खदानें मौजूद हैं, ठीक। और इनकी इंपॉर्टेंस इतनी है, आप समझिए कि भारत में जितना भी कोयले का उत्पादन होता है उसमें से 10% जो कोयला है वो सिर्फ यहीं से निकलता है। यानी कि ये लगभग 100 मिलियन टन का जो कोयला है वो हमारे यहाँ से निकलता है, मतलब भारत में गेवरा और कुसमुंडा माइन से,
ठीक है, तो आप ये न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं इसके हिसाब से, है ना। चलिए, इंपॉर्टेंट है गेवरा और कुसमुंडा माइन, कोरबा वाला ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जगह का नाम है चंद्रगिरी पर्वत डोंगरगढ़, जिससे आप पहले से ही वाकिफ हैं। छत्तीसगढ़ के जो जीएस है वहाँ से पूछा जाता ही है। तो हाल ही में क्यों ये चर्चा में रहा था, तो आपको याद होगा कि पिछले 1-2 महीने पहले जैन संत जो बहुत ही जिनका नाम पूरे भारत में और देश दुनिया में जैन समाज में फेमस है, आचार्य विद्यासागर जी, इन्होंने डोंगरगढ़ के इसी पर्वत में ही क्या लिया था, अपना संथारा पद्धति से, यानी कि भूखे रह करके अपना देह त्याग किया था। जैन परंपरा में एक जैन समाज में एक परंपरा है कि जब आप इस दुनिया से हर वो चीज़ ले लें जिसकी आपको ज़रूरत थी और आपको जब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो दिगंबर जो जैन है उसमें बेसिकली होता है कि अब आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत दुनिया से नहीं है सिवाय वायु के, क्योंकि वायु या ऑक्सीजन जो होता है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता। ये असंभव है कि आप जो है कि अपने सांस रोक करके अपने आप को, है ना, अपना प्राण दे दे। ये लगभग असंभव है, लगभग क्या, अभी तक असंभव है, और ये संभव ही नहीं है विज्ञान के हिसाब से। तो ये चीज़ें इन्होंने, ठीक है, संलेखना के माध्यम से देह त्यागा था यहीं पर, और इसीलिए यहाँ पर जैन धर्म की या जैन समाज की तरफ से दुनिया में जैनों का सबसे बड़ा जो तीर्थ क्षेत्र है वो बनने वाला है। ठीक, कहाँ पर, चंद्रगिरी पर्वत डोंगरगढ़, राजनांदगांव जिला। ठीक है, और आचार्य विद्यासागर के बारे में ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के 25वें तीर्थंकर के रूप में भी इनको मान्यता दी जा रही है। हालांकि ऐसा ऑफिशियली कहीं पे लिखा नहीं है, तो कुछ जैन समाज के जो इम्पोर्टेंट बड़े सदस्यगण हैं उन्होंने ये कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया है कि हम क्या करेंगे, इनको 25वां तीर्थंकर के रूप में माने जाएंगे। हालांकि 24 तीर्थंकर की परंपरा है, महावीर स्वामी के बाद किसी को भी तीर्थंकर नहीं कहा जाता है जैन धर्म में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, चंद्रगिरी पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र यानी कि जैन तीर्थ स्थल बन जाएगा इस पूरे कार्यक्रम के होने के बाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हाल ही में 2 शहरों को जोड़ करके छत्तीसगढ़ का एक नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। किसको किसको, तो कोरबा और बिलासपुर को। ये प्रस्तावित है, स्टार्ट नहीं हुआ काम, लेकिन इसके शुरू होने के बाद वो एरिया जो है वो कोल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप होगा। वहाँ पे आवागमन और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है वो तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ पर प्रस्तावित है, तो कोरबा और बिलासपुर तक प्रस्तावित है। ठीक है, नेक्स्ट, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना। ये योजना किसके लिए है, तो उन श्रमिकों के लिए, है ना, जो रजिस्टर्ड है और उन्हें 5 रुपए में भरपेट दाल भात केंद्र में उनको भोजन दिया जाएगा, गर्म भोजन। ठीक है, तो श्रमिकों के लिए 5 रुपए में भरपेट गर्म भोजन का वितरण किया जाएगा, जितने भी जो सेंटर बनाए जाएंगे अलग अलग वहां से, है ना। संचालन कौन कर रहा है इसका, छत्तीसगढ़ उद्योग विभाग कर रहा है, तो ये ध्यान रखना, इसका संचालन कौन करेगा, उद्योग विभाग की तरफ से किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अरुण देव गौतम, ये भी हाल ही में बहुत बड़ा नाम रहे हैं, छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में इनको अपॉइंटमेंट दिया गया है। और किसका स्थान लेंगे ये, तो श्री अशोक जुनेजा जी का स्थान लेंगे, जो अभी करंट के डीजीपी हैं, तो उनका स्थान लेंगे कौन, अरुण देव गौतम। तो ये ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा नाम है। ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बनती है। इसके बाद हाल ही में बजट में प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ को 4 नए रेल परियोजनाएं दी जाने वाली है, जिसकी कुल लागत होगी 37,000 करोड़ रुपए और लंबाई होगी 2,731 किलोमीटर, यानी कि 2,731 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। और इसके तहत 4 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। पहला है अंबिकापुर से बरवाडी, दूसरा है धर्मजयगढ़ से पत्थलगांव, रावघाट से जगदलपुर और खरसिया से नया रायपुर। ठीक है, तो ये 4 नए, अब इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। हालांकि आपसे बजट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लंबाई पूछी जा सकती है, और ये चारों में से कौन सा है या कौन सा नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीवा बेन्नी, ये एक बच्ची है 15 साल की, रायपुर की रहने वाली, और इन्होंने एक जो स्पर्धा होती है फेंसिंग आपको पता होगा, एक तलवारबाजी है जहाँ पर सामने वाले के पूरे जो ढके हुए शरीर को पूरा प्रोटेक्टेड रहते हैं,
और उनको तलवार से छू छू करके उनसे पॉइंट लिया जाता है। तो ये इसे फेंसिंग कहा जाता है। ठीक, ये 15 साल की बच्ची है, इन्होंने कॉमनवेल्थ फेंसिंग में रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था। रहने वाली है ये रायपुर की। तो 15 साल की उम्र में इन्होंने एक इंटरनेशनल बोलना चाहिए इंटरनेशनल उपाधि प्राप्त की है। इंटरनेशनल लेवल पर रजत या फिर कोई एक बड़ा इवेंट जीता है, या सेकंड रनर आप कह सकते हो। तो बड़ा उपाधि है छत्तीसगढ़ के लिए, तो ध्यान रखना। रीबा बेन्नी किस खेल से संबंधित है पूछा जाएगा, तो फेंसिंग से। कहाँ की रहने वाली है, रायपुर की। और उन्होंने कहाँ पर जीता है, न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ फेंसिंग प्रतियोगिता में, है ना, सिल्वर मेडल जीता है। ठीक, नेक्स्ट, चरण तीरथ। ये इस नाम से फेमस एक जगह है, तरेगांव कंवरधा यानी कि कबीरधाम जिले में, तरेगांव क्षेत्र में। तरेगांव क्षेत्र एक बैगा जनजातियों का निवास क्षेत्र है, और यहाँ पर गुफा है तरेगांव गुफा में। ठीक है, मैकालगिरी पर्वत में एक गुफा है। इस गुफा में या इस क्षेत्र में कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब अपने वनवास यात्रा के दौरान निकले थे तो उनके कदम वहाँ पर पड़े थे, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, चरण तीरथ के नाम से फेमस है। ठीक है, और यहाँ पर अभी हाल ही में इसका न्यूज़ में आया था, तो आप ध्यान रखिएगा कि चरण तीरथ या तरेगांव कहाँ पर है, तो कवर्धा के कबीरधाम जिले में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ नवीन औद्योगिक नीति। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, पहले भी आए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कि ये नीति वो नीति कब से कब तक लागू है। तो ये 5 वर्ष की नीति होती है, ध्यान रखिएगा। और ये कब से लागू हुआ या होने वाला है, तो 1 नवंबर 2024 से लागू होने वाला है, जिसकी अवधि होगी 2024 से लेकर के 2029 के बीच। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5। तो ये 5 साल की नवीन औद्योगिक नीति है, जो 24 से लेकर के 29 तक लागू रहने वाली है। ठीक है, तो उद्योगों को बहुत सारे अलग अलग वहाँ पे नियम कायदे होते हैं, उससे संबंधित ये नीति है, औद्योगिक नीति। ठीक, ताकि भारत छत्तीसगढ़ में उद्योग को और बढ़ावा दिया जा सके। तो ध्यान रखिएगा कि नवीन औद्योगिक नीति कब से स्टार्ट होगी, 1 नवंबर 2024 से स्टार्ट होगी। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में पीएम मोदी जी ने एक नया अभियान शुरू किया था कि एक पेड़ माँ के नाम करके। ठीक है, तो उसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी 4 जुलाई को सीएम ने इसका उद्घाटन किया था। अपने घर में उन्होंने एक पौधा लगाया जिसका नाम था दहीमन। दहीमन का पौधा ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार का होता है और औषधीय गुणों से भरपूर होता है दहीमन का पौधा। तो छत्तीसगढ़ में ये अभियान कब से स्टार्ट हुआ है, तो 4 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। अभियान का नाम एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, तो ये 4 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये डेट पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट, जीएसडीपी लक्ष्य। छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है यानी कि स्टेट जीडीपी आप बोल सकते हैं, वो अभी कितने का है, 5 लाख करीब का है, 5 लाख करोड़ का है। ठीक है, और हाल ही में नीति आयोग की जो बैठक थी तो वहाँ पर मुख्यमंत्री साहब ने इसकी घोषणा की थी कि हम अगले 5 वर्षों में इसे बढ़ा करके 10 लाख करोड़ करेंगे। यानी कि हमारी जो जीएसडीपी होगी वो अगले 5 साल में हम कितना उम्मीद कर सकते हैं, आज से डबल हो जाएगी, यानी कि 10 लाख करोड़ तक की जीएसडीपी ले जाने का लक्ष्य हमारे पास मौजूद है और उस पर ही हम काम करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये विजन दिखाता है कि हम अपने लक्ष्य को कहाँ तक लेकर के जा रहे हैं और उस दिशा में कैसे काम करेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम। ये प्लेनेटोरियम क्या होता है, ये खगोल शास्त्र, खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ एक टर्म है, जहाँ पर एक ऐसा ऑडिटोरियम बनाया जाता है जहाँ जिसको एक प्लेनेट की तरह उसको डिज़ाइन किया जाए, जहाँ पर जो सौर ग्रह हैं, आकाश गंगाएं हैं, सौर मंडल है, ठीक, जो तारे हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है और आम लोगों को वो दिखाया जाता है एज एक वीडियो की तरह। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का, ताकि ये देख करके बच्चे जो हैं इस क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, उनकी रुचि पैदा हो सके, है ना। शिक्षा का पहला जो काम होता है वो यही होता है कि बच्चों के मन में या फिर किसी के भी मन में सब्जेक्ट के प्रति रुचि जगाई जाए। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इस दुनिया में है क्या चीज़, तो आपको रुचि कैसे पैदा हो, तो उनको पहले दिखाया जाए और ये, है ना। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो दंतेवाड़ा जिले में, नक्सल प्रभावित जिला है। तो पहला जो प्लेनेटोरियम है
वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? दंतेवाड़ा जिले में। ये छत्तीसगढ़ का पहला प्लेनेटोरियम होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। स्वदेश दर्शन 2.0, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है कि पूरे स्वदेश दर्शन के तहत अलग अलग राज्यों के अलग अलग मंदिर और पर्यटन स्थल को जोड़ा जाए, जिसमें इस समय पे छत्तीसगढ़ में इस योजना में किन 2 शहरों को जोड़ा गया है? तो एक बिलासपुर को और एक जगदलपुर को। ठीक है, तो स्वदेश दर्शन योजना में बिलासपुर और जगदलपुर को जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। ये खास इंपॉर्टेंट चीज है, और कुछ खास नहीं, बस 2 नाम याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रसाद योजना। ये प्रसाद योजना भी आज की नहीं है, ये पुरानी योजना है केंद्र सरकार की, जिसके तहत अलग अलग जो मंदिर होते हैं बड़े बड़े, उन मंदिरों को जोड़ करके वहां पर डेवलपमेंट का काम किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में पहला जो मंदिर था वो डोंगरगढ़ को जोड़ा जा चुका था। अब जो दूसरा है वो कुदरगढ़ इसमें शामिल किया गया है। तो कुदरगढ़ मंदिर, ठीक है, बागेश्वरी देवी वाला, कहाँ पर? सूरजपुर में है। तो इसे प्रसाद योजना में जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन बनने लायक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आप देख सकते हैं कुदरगढ़। नेक्स्ट, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। अब ये जो योजना है उसका भी नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना कर दिया गया है ना, जिसके तहत एक स्मार्ट कार्ड बनाया जाता है और 5 लाख तक का जो मेडिकल फैसिलिटी है वो दिया जाता है हर एक छत्तीसगढ़ के नागरिकों को, है ना। तो ये चीज़ नाम चेंज हो चुका है। तो जहाँ जहाँ नाम चेंज हो रहा है आगे आने वाले समय में आपको उससे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, वैसे ही सीएम वृक्ष संपदा योजना, इसका नाम बदल करके किसान वृक्ष मित्र योजना किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये सब आज के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट सारे इवेंट्स थे आज हमने उस पर चर्चा किया था, और कोशिश की जाती है कि सारे फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ आप तक वही पहुंचाया जाए। कोई भी अदर फैक्ट जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, उससे पढ़ने से आप बचें, और हम भी कोशिश करते हैं कि वो आप तक ना पहुंचे, जिससे आपका समय व्यर्थ ना हो। तो आप कम चीज़ें पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, और बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा ना हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी और दिन। धन्यवाद, जय हिंद।